हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे CIB BFM का मॉड्यूल सी। फ्रेंड्स, मॉड्यूल सी जो है वो हमारा ट्रेजरी मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम लोग जो भी देखेंगे वो ट्रेजरी से रिलेटेड होगा। तो इसका एक हम लोग समरी लेते हैं कि हम लोग इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है फ्रेंड्स, वो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रेजरी मैनेजमेंट का। उसके बाद जो है हम लोग ट्रेजरी प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। फिर फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स देखेंगे। ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी में कितने तरह के रिस्क हैं, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा वो हम लोग देखेंगे। फिर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स देखेंगे और ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, टोटल इसमें जो है 6 चैप्टर्स हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 14, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट। यूनिट 14, इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कंसेप्ट देखेंगे फ्रेंड्स। कंसेप्ट में क्या है कि पहले क्या था कि ट्रेजरी का जो मेन फंक्शन होता था वो होता था फंड मैनेजमेंट का। जैसे कि अगर कुछ एक्स्ट्रा बैलेंस अगर हो गया तो उसको हम लोग किसी को जो है लेंड कर सकते हैं, या अगर हमें कैश की रिक्वायरमेंट हो गई तो हम लोग उस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंटेनिंग एडिक्वेट कैश बैलेंसेस टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट, डिप्लॉइंग सरप्लस फंड्स जनरेटेड इन द ऑपरेशन एंड सोर्सिंग फंड टू ब्रिज ऑकेजन गैप इन कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो में कुछ सरप्लस फंड हो गया तो उसको वो लोग लेंडिंग के थ्रू डिप्लॉय करते हैं, और अगर जो है कैश फ्लो की में कोई गैप आ गया तो हम लोग बोरो भी कर सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक, अब बैंक के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेजरी का क्या मतलब है? ट्रेजरी इज रिस्पॉन्सिबल टू मीट रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो कि बैंकों की रिजर्व रिक्वायरमेंट है। बैंकों की रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे RBI के साथ उनको होल्ड करना होता है मिनिमम कैश बैलेंस, जो कि CRR रेशियो में हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स। तो उसकी जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसके लिए ट्रेजरी रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर इन्वेस्टिंग फंड्स इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज टू द एक्सटेंट रिक्वायर अंडर SLR। जो SLR में सिक्योरिटीज में जो बैंकों को इन्वेस्ट करना होता है अप्रूव्ड सिक्योरिटी में, तो उसको भी जो है ट्रेजरी मैनेज करती है। ट्रेजरी फंक्शन वाज इसेंशियली लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेजरी वाज कंसिडर्ड एज अ सर्विस सेंटर। तो ट्रेजरी का जो मेन फंक्शन है वो क्या हो गया? लिक्विडिटी मैनेजमेंट का, और ये एक सर्विस सेंटर की तरह भी काम करती है। The scope of Treasury has expanded considerably. Treasury has since evolved as a profit center. फिर बाद में धीरे धीरे जो ट्रेजरी का इम्पोर्टेंट जो है वो बढ़ने लगा फ्रेंड्स, और उसके बाद ट्रेजरी जो है वो एक प्रॉफिट सेंटर की तरह इवॉल्व हुई विथ इट्स ओन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और उसके बाद ये अपना खुद का ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट करने लगे। ट्रेजरी कनेक्ट्स कोर एक्टिविटी ऑफ द बैंक। ट्रेजरी जो है बैंकों की कोर एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है। कौन कौन सी है वो? डिपॉजिट टेकिंग एंड लेंडिंग। बैंकों की कोर एक्टिविटी क्या होती है फ्रेंड्स? डिपॉजिट टेकिंग एंड लेंडिंग विद द फिनेंशियल मार्केट्स। फिनेंशियल मार्केट्स में जो है ट्रेजरी बैंकों की कोर एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड हुई, विच इज ऑल्सो ट्रू ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेजरी इज इन नॉन बैंकिंग कंपनीज। और नॉन बैंकिंग कंपनीज में भी ये कॉर्पोरेट ट्रेजरी की तरह भी ये आगे इवॉल्व हुई। Owing to the interface with market, managing market risk for the entire bank has become an integral part of treasury. तो ट्रेजरी का मेन काम जो क्या होता था वो मार्केट रिस्क को मैनेज करना, ये जो है ट्रेजरी का एक मेन हो गया। पहला तो हो गया लिक्विडिटी मैनेजमेंट, दूसरा हो गया मार्केट रिस्क को मैनेज करना। उसके बाद है द ट्रेजरी प्लेज एन एक्टिव रोल इन एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में भी ये एक्टिव रोल प्ले करती है, and with its constant exposure to market is well placed to advise the management of bank in internal decision। जो बैंकों के मैनेजमेंट की जो इंटरनल डिसीजन है ये उसमें भी एडवाइस करती है मैनेजमेंट को। क्या एडवाइस करती है? जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट प्राइसिंग अगर करना हो या फिर कोई भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना हो, तो इसमें भी ट्रेजरी जो है मैनेजमेंट को हेल्प करती है। टिल लेट 90s, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंस्टिट्यूटेड 2 सेपरेट डिपार्टमेंट्स। जो 90s में था फ्रेंड्स, सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट जो होती थी और फॉरेन एक्सचेंज जो बिजनेस होता था, ये 2 सेपरेट डिपार्टमेंट्स की तरह इंडियन बैंक्स में काम करती थी। लेकिन बाद में ये दोनों जो है ट्रेजरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है बन गई, इंटीग्रेटेड पार्ट, नाउ बिकम पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। अभी दोनों काम जो है वो ट्रेजरी ही करती है।
दस एडिंग ए न्यू डायमेंशन टू ट्रेजरी एक्टिविटी, और इससे ट्रेजरी एक्टिविटी में एक न्यू डायमेंशन देखने को मिला। अभी फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी क्या है? इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का मतलब है फ्रेंड्स, बैंकिंग सेटअप में ट्रेजरी मेनली 3 कामों को देखती है। पहला तो हो गया मनी मार्केट, दूसरा हो गया सिक्योरिटी मार्केट, और तीसरा हो गया फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन। तो ये कैसे कैसे होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग आगे जब चैप्टर्स करेंगे तो ये हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ट्रेजरी जो है ये तीनों मार्केट में किस तरीके से काम करती है। अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हम लोग इसको शॉर्ट में ही करते चलेंगे। बैंक हैव ऑल्सो बीन अलाउड लार्ज लिमिट इन प्रोपोर्शन टू देयर नेटवर्थ फॉर ओवरसीज बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो बैंक जो है, बैंकों को भी ये अलाउ किया आरबीआई ने कि बैंक जो है इन प्रोपोर्शन टू देयर नेटवर्थ वो ओवरसीज से कुछ भी बोरो कर सकती है या फॉरेन में कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। Treasury therefore is in a position to operate across the sector and across the currency market, either in search of higher returns or in order to mobilize low cost funds for liquidity needs। तो जो ट्रेजरी होती है ये ऑल ओवर वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द करेंसी मार्केट ये ऑपरेट कर सकती है। और इसका क्या क्या काम है, ये या तो हायर रिटर्न्स के सर्च में रहेगी, मतलब आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बदले में आपको हायर रिटर्न्स मिल रहा है, या फिर लो कॉस्ट फंड फॉर लिक्विडिटी नीड्स। और अगर आपको बोरोइंग करना है, अगर आपके फंड नीड्स है, लिक्विडिटी की जरूरत है आपको, तो लो कॉस्ट में आपको फंड कैसे अरेंज होगा, ये ट्रेजरी जो है उसका मेन काम होता है। तो अभी यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ फ्रेंड्स कि वी में नाउ रिस्टेट द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के क्या क्या फोर्सेस हैं? तो इंटीग्रेटेड कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट को देखना, उसका काम है इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का मतलब है कि दो इंटरेस्ट के बीच में जो भी डिफरेंस होता है, जैसे सेल और बाई के बीच में, तो उससे कैसे प्रॉफिट लेना है, तो वो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज होता है। ये जब हम लोग ट्रेजरी प्रोडक्ट देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज, जो भी ग्लोबल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको वो एक्सेस कर सकती है। कॉर्पोरेट डिमांड फॉर हाई एंड सर्विसेज, जो भी हाई एंड सर्विसेज है कॉर्पोरेट डिमांड के लिए, उसमें वो उसको हेल्प कर सकती है। और लास्ट जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में भी, जो कि मार्केट रिस्क जो सबसे ज़्यादा बैंकों में होता है, उसको जो है मिटिगेट करने में, कंट्रोल करने में ट्रेजरी जो है बैंकों को काफ़ी हेल्प करती है। अभी इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के क्या क्या फंक्शन है वो यहाँ पे समरी में करके दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो मीटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, अभी जैसे हमने पीछे देखा कि सीआरआर एसएलआर को कैसे मैनेज करना है और मेंटेन करना है, उसको भी ट्रेजरी जो है वो मेंटेन करती है। ग्लोबल कैश मैनेजमेंट, अगर ग्लोबली कैश मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत है तो उसको भी वो देखती है। इफिशियंट मर्चेंट सर्विसेज इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज एंड एडवाइजरी सर्विस, जो भी फॉरेन एक्सचेंज और एडवाइजरी सर्विसेज है उसको भी ये हैंडल करती है। ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, और मार्केट अपॉर्चुनिटी में जो भी प्रॉफिट बनाने के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको वो हैंडल करती है। वो कौन कौन से मार्केट हैं? पहला तो है फॉरेक्स मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट, और तीसरा है सिक्योरिटी मार्केट, जिसमें डेट, इक्विटी और क्रेडिट डेरिवेटिव मार्केट में वो डील करती है। फिर है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी अभी मैं हमने पीछे देखा फ्रेंड्स, मार्केट रिस्क जो है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, ये सबको मैनेज करने में जो है ट्रेजरी का मेन फंक्शन है। फिर है असिस्टिंग बैंक मैनेजमेंट इन एएलएम, और बैंक मैनेजमेंट को एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में मेंटेन करने में भी वो असिस्ट करती है। तो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द 3 डिस्टिंक्ट रोल ट्रेजरी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले। तो ट्रेजरी का 3 डिस्टिंक्ट रोल क्या क्या हो गया फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट रोल दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में जैसे शॉर्ट टर्म फंड अगर अक्रॉस करेंसी जो है रिक्वायर है अगर बैंकों की, तो ट्रेजरी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये सीआरआर और एसएलआर के साथ कैसे उसको कंप्लाई करना है, उसके रिक्वायरमेंट को, ये सारा मैनेजमेंट जो है वो ट्रेजरी देखती है। तो एक तरह से लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो है वो ट्रेजरी का मेन काम हो गया। दूसरा हो गया प्रोप्राइटरी पोजीशन। प्रोप्राइटरी पोजीशन में क्या है कि ट्रेजरी में ट्रेड इन करेंसी, सिक्योरिटी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रेजरी जो है अदर करेंसी में, सिक्योरिटी में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो है ट्रेड करती है, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स, जिसमें कि डेरिवेटिव्स भी इंक्लूड है। और इससे क्या होता है, बैंकों को प्रॉफिट में वो कंट्रीब्यूट करती है। तो ये उसका प्रोप्राइटरी पोजीशन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में ट्रेजरी विल एड मैनेजमेंट इन ब्रिजिंग एसेट लायबिलिटी मिसमैच। अगर एसेट लायबिलिटी मिसमैच जो होता है तो उसको ब्रिज करने में वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है।
प्रोवाइड डेरिवेटिव टूल्स टू मैनेज रिस्क इन क्लाइंट्स बिजनेस, और एक डेरिवेटिव टूल्स भी प्रोवाइड करती है जिसमें कि क्लाइंट बिजनेस में जो भी वो रिस्क है उसको मैनेज करे बैंक। एंड विल ऑल्सो मैनेज रिस्क इनहेरेंट इन इट्स ओन प्रोप्राइटरी पोजीशन, और बैंकों में जो इनहेरेंट अगर कोई रिस्क है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, इसमें भी जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो हेल्प करती है। तो द मल्टीपल रोल्स नेसेसिटेट्स ट्रेजरी टू मैनेज एन ALM बुक, मर्चेंट बुक एंड ट्रेडिंग बुक। तो ये 3 बुक जो है वो ट्रेजरी मैनेज करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। ALM बुक जो है वो इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करेगी। मर्चेंट बुक जो है जो भी क्लाइंट रिलेटेड करेंसी और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है उसको मैनेज करेगी, और ट्रेडिंग बुक जो है वो प्रोप्राइटरी रिपोजिशन को मैनेज करेगी। ALM बुक जो है वो ट्रेडिशनल रोल ऑफ ट्रेजरी इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट में ट्रेजरी का क्या रोल है, ट्रेडिशनल रोल, उसको भी ALM बुक मैनेज करेगी। तो मेनली आप इसको ऐसे ऐसे लिख लीजिए फ्रेंड्स, और याद करने में भी आपको ये हेल्प मिलेगा। तो ALM जो है, ALM बुक वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट में हेल्प करेगी और रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करेगी, और जो ट्रेडिंग और मर्चेंट बुक है वो प्रोप्राइटरी पोजीशन और डेरिवेटिव्स, यहाँ पे देखिए प्रोप्राइटरी पोजीशन में ही आपका डेरिवेटिव्स है, तो ये 2 चीज जो है ट्रेडिंग और मर्चेंट बुक में मैनेज करेगी। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसके बाद ट्रेजरी पे क्या इफेक्ट आया वही इसमें बताया गया है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है फ्रेंड्स कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक मार्केट विथ ग्लोबल मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री कैपिटल फ्लोज एंड मिनिमम रेगुलेटरी इंटरवेंशन, यानी कि जो भी डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट का जो इंटीग्रेशन प्रोसेस था, जहाँ पे कि कैपिटल का फ्लो जो है वो फ्रीली एक्सेसिबल हो पाया, और वहाँ पे जो है रेगुलेटरी जो हमारे RBI और जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनका कम से कम जो है इंटरवेंशन होना, और आप फ्रीली जो है ग्लोबल मार्केट में कैपिटल फ्लो में इनफ्लो और आउटफ्लो जो है कैपिटल का आप उसमें जो है ट्रेड कर सके, तो उसी को हम लोग प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो एज अ इकोनॉमिक डेवलप कैपिटल फ्लोज आर नेसेसरली मल्टी डायमेंशनल, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती गई जो कैपिटल फ्लोज है वो मल्टी डायमेंशनल होने लगे, विथ ओवरसीज कंपनीज इन्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। कैसे कैसे ये मल्टी डायमेंशनल फ्लो क्रिएट होने लगा फ्रेंड्स, जब ओवरसीज कंपनीज जो है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने लगी, और हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उन्होंने ओवरसीज ऑपरेशन में जो है एक्सपेंडिंग देयर ओवरसीज ऑपरेशन, मतलब डोमेस्टिक कंपनी जो है ओवरसीज ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने लगी। फंड फ्लोज ऑन कैपिटल अकाउंट मे टेक वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। तो ये फंड फ्लो जो होता था ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता था फ्रेंड्स। तो ये इसके मेन रूट क्या थे, तो पहला जो था वो था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक इक्विटी एंड डेट मार्केट, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते थे वो डोमेस्टिक इक्विटी और डेट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहेंगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन कंपनीज एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म फंड्स इन डोमेस्टिक कंपनीज, न्यू प्रोजेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, बिजनेस प्रोसेस, आउटसोर्सिंग, यानी कि फॉरेन कंपनीज और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे वो लॉन्ग टर्म फंड में जो डोमेस्टिक कंपनी या कोई नया प्रोजेक्ट या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कोई बिजनेस प्रोसेस है या आउटसोर्सिंग है तो उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू करेंगे। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के थ्रू, इशू ऑफ इक्विटी डेट इन ग्लोबल मार्केट्स, मर्जर एंड एक्विजिशन, जैसे कोई भी इन्वॉल्विंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटिटीज अगर दो मिलकर मर्जर या एक्विजिशन का कोई है तो वो इसमें आएगा। पेमेंट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रॉयल्टीज, फाइनेंशियल सर्विसेज, या कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या रॉयल्टीज या फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कोई भी पेमेंट होगा तो उसके थ्रू भी फंड का फ्लो जो है वो होगा। अभी द कैपिटल फ्लोज इम्पैक्ट, अभी ये जो कैपिटल इनफ्लो हो रहा है इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, तो इम्पैक्ट होगा मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। Now the capital inflow supplement domestic resources, the impact is not always winning, यानी कि ये जो इन्फ्लोज हो रहा है फ्रेंड्स तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा ही होगा। सडन राइज और फॉल इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लीड टू इंक्रीज इन वोलेटिलिटी, अगर
किसी भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सडन राइज या फॉल देखने को मिले तो ये क्या है, वॉलेटिलिटी को इंक्रीज करेगा स्टॉक प्राइसेस के, और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको रिस्क हो जाएगा, उनको रिस्क बियर करना होगा। डोमेस्टिक इकोनॉमी बिकम्स ससेप्टिबल टू सिस्टमिक रिस्क, और डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो सिस्टमिक रिस्क भी झेल सकती है। फ्रेंड्स, सिस्टमिक रिस्क मैंने आपको बताया था, सिस्टमिक रिस्क का मतलब होता है कि किसी भी एक इंटिटी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फेल्यूर की वजह से अगर कोई एक पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है एक की वजह से, तो उसको ही हम लोग सिस्टमिक रिस्क बोलते हैं। Owing to factor like inflation, change in business cycle, regulatory issue and system failure in foreign countries। तो ये किस किस तरह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई इन्फ्लेशन हो गया कहीं पे, या किसी भी बिजनेस साइकिल में कोई चेंजेस आ गया, या कोई भी वहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके लेकर के कोई इशू हो गए, या कोई सिस्टम फेलियर हो गया किसी भी फॉरेन कंट्रीज में, तो इसकी वजह से जो है डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंपनीज को जो है सिस्टमिक रिस्क बेयर करना पड़ सकता है। द ईस्ट एशियन क्राइसिस, जो ईस्ट एशियन क्राइसिस था फ्रेंड्स, वो ईस्ट एशियन कंट्रीज में लेट 90s में आया था। तो ये क्या था, ये एक सिस्टमिक फेल्यूर ही था जिसको कि ईस्ट एशियन क्राइसिस कहते हैं। द सिस्टमिक फेल्यूर ऑफ फिनेंशियल मार्केट एंड इरोजन ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी इन ईस्ट इंडियन कंट्रीज। जो भी ईस्ट एशियन कंट्रीज थे वहाँ पे जो फिनेंशियल मार्केट में सिस्टमिक फेल्यूर हुआ उसकी वजह से उनके करेंसी वैल्यू में इरोजन होने लगा, पार्टली कॉज्ड बाय मैसिव विड्रॉल ऑफ फंड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये कैसे हुआ था, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने मैसिव विड्रॉल किया उनके फंड्स का, जिसकी वजह से जो है फिनेंशियल मार्केट में जो वैल्यू था करेंसी का उसका इरोजन होने लगा। तो इसी से अलर्टेड द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स टू प्लेस सम रेगुलेशन ऑन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इससे एक अलर्ट मिला कि उनको उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको जो भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है कैपिटल्स का उसमें कुछ रेगुलेशन की ज़रूरत है। तो इसके लिए फिर कुछ कुछ जो है नियम कानून बनाए गए फ्रेंड्स, जैसे जो फेरा एक्ट था उसको चेंज करके फेमा एक्ट लाया गया 2000 में। एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई वाज एप्टली रीनेम्ड एज फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट विथ इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2004। जो एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट थी आरबीआई की उसको रीनेम करके फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट बनाया गया। ट्रांजैक्शन ऑन करंट अकाउंट विच इंक्लूड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड एंड मिसलेनियस पेमेंट आर फुल्ली लिबरलाइज्ड। और उसके बाद जो भी करंट अकाउंट में फॉरेन करेंसी में जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे और जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड होते थे उनको फुल्ली लिबरलाइज्ड किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लार्जली रिमूव्ड सेक्टोरल कैप्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है जो सेक्टोरल कैप्स थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको रिमूव किया। एंड मोस्ट ऑफ द कैपिटल फ्लोज नाउ टेक प्लेस बाय ऑटोमेटिक रूट। और बहुत से जो कैपिटल फ्लोज थे वो अब ऑटोमेटिक रूट के थ्रू होने लगे विथ मिनिमम रेगुलेटरी इंटरवेंशन। और उसमें जो रेगुलेटरी इंटरवेंशन जो है वो कम से कम कर दिया गया। हाउएवर, रिकॉग्नाइजिंग द रिस्क ऑफ uninhibited capital flows, RBI has not yet permitted full convertibility of currency on capital account। और RBI ने जो था वो उसने कैपिटल अकाउंट में जो करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी है वो आप फुल्ली जो है उसको कन्वर्टिबिलिटी उसने परमिट नहीं किया। तो जो इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का वो 3 तरीके से हुआ फ्रेंड्स, 3 फोल्ड। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज 3 फोल्ड। क्या क्या है वो? पहला जो था इंटरेस्ट रेट विच आर सेंट्रली टू ट्रेजरी एक्टिविटी वेदर इट इज लेंडिंग, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट। यानी कि इंटरेस्ट रेट जो होता है जो कि ट्रेजरी का मेन एक्टिविटी है, लेंडिंग, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट, उसमें इंटरेस्ट रेट का क्या क्या इफेक्ट है। आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स ओइंग टू क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज विच इन टर्न्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट्स। इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स, तो जो इंटरेस्ट रेट होता था, जो भी आपका ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ट्रेंड है और जो क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज है उसके रिलेटेड में जो है इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। नाउ इंडिया हैज अ मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम। रूपी एक्सचेंज रेट इज इफेक्टिवली ए फ्री फ्लोट विथ मिनिमम इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक। तो इंडिया जो है वो अपना एक्सचेंज रेट जो है वो मैनेज करती है। रूपी एक्सचेंज रेट इज इफेक्टिवली ए फ्री फ्लोट, जो फ्री फ्लोट है रूपी एक्सचेंज रेट विथ मिनिमम इंटरवेंशन बाय द
सेंट्रल बैंक, और इसमें सेंट्रल बैंक का जो है वो मिनिमम इंटरवेंशन होता है। और एक्सचेंज रेट जो है वो फर्दर इन्फ्लुएंस हुआ कैसे, जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को इंक्लूड किया गया, वो क्या क्या है, इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ रेट, स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट, इन सबों को लेकर के इंटरेस्ट रेट जो है वो एक्सचेंज रेट वो डिसाइड किया जाएगा। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। इंडिया में बहुत सारी चीज़ों के लिए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की जो है वो रिक्वायरमेंट समझी गई, तो इसी के लिए जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जैसे कि सेबी बनाया गया जो कि शेयर स्टॉक मार्केट को देखेगा, एडा जो इंश्योरेंस को देखेगा, CCIL क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NSDL और CIBL क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। तो ये सब एग्जिस्टेंस में आए जो कि फाइनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करते हैं। तीसरा है RBI अलाउइंग रूपी डेरिवेटिव्स इन अ फेज्ड मैनर। RBI ने रूपी डेरिवेटिव्स को भी अलाउ किया। क्या क्या है वो प्रोडक्ट रूपी डेरिवेटिव्स के लिए, स्वैप हो गया, फॉरवर्ड हो गया, ऑप्शन हो गया, जो कि सिर्फ करेंसी और इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज नहीं करते थे, बल्कि वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट जनरेट करने में भी बैंकों को हेल्प करते थे। साइमल्टेनियसली इक्विटी डेरिवेटिव्स, उसके बाद फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स भी आया, रूपी डेरिवेटिव्स हो गया फ्रेंड्स, फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स भी आया। उसमें क्या क्या है, स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन, जिसमें कि इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट कर सके। ऑल्दो द बैंक ट्रेजरी हैव एज येट नॉट बीन परमिटेड टू यूज इक्विटी डेरिवेटिव्स, लेकिन बैंक ट्रेजरी जो है उसको अभी परमिशन नहीं है कि वो इक्विटी डेरिवेटिव्स में जो है वो ट्रेडिंग कर सके। तो अभी सिर्फ बैंक की जो है वो रूपी डेरिवेटिव्स को ही यूटिलाइज करती है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। RBI हैज परमिटेड बैंक्स टू बोरो एंड इन्वेस्ट थ्रू देयर ओवरसीज करेस्पॉन्डेंट्स इन फॉरेन करेंसी subject to a ceiling of 50% of their tier 1 capital or $10 million, whichever amount is higher। RBI जो है वो अपने ओवरसीज करेस्पॉन्डेंट्स को जो है परमिट बैंक्स टू बोरो एंड इन्वेस्ट थ्रू देयर ओवरसीज करेस्पॉन्डेंट्स इन फॉरेन करेंसी। RBI ने बैंकों को परमिट किया कि वो उनके जो ओवरसीज करेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके थ्रू फॉरेन करेंसी में या तो इन्वेस्ट कर सकती है या बोरो कर सकती है, लेकिन इसका सीलिंग क्या है, वो टियर 1 कैपिटल का 50% या $10 मिलियन, इन दोनों में से जो भी हायर है उतना तक वो इन्वेस्ट या बोरो कर सकती है।